हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सीबीएसई मैथ्स सीरीज, सीबीएसई मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज। और ये सीयूटी के भी इसी में कॉन्सेप्ट हैं। तो सीयूटी सीबीएसई मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 25 तक पहले हमारे हुए हैं और अब कर रहे हैं हम 26 से। 25th क्वेश्चन था द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए ईयर 22nd सेंचुरी chosen at random there will be 53 Sundays is। तो ये हमने किया था, आंसर 25/5/28 आया था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 26 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सेशन रीजनिंग ही है। ये हम बाकी की तरह ये भी इस वीडियो में भी हमने वही कवर किया है। सीयूटी सीबीएसई मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज, सीयूटी दोनों के लिए है। सीबीएसई ऑब्जेक्टिव मैथ्स सीरीज में हम जो कॉमन ले रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ले रहे हैं, तो हमें पता है जो सीबीएसई का नया पैटर्न है उस हिसाब से मैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 चॉइसेस वाले जैसे सीयूटी में होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ये हमारे असर्शन रीजनिंग के होंगे, इसमें भी सीबीएसई सीयूटी का पैटर्न है। और लास्ट के 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38, ये 3 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। ये हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, केस बेस्ड है, तो इनको लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये बाकी सब जगह तो हेल्पफुल है ही है और यहाँ पर भी इसके लिए तो स्पेशल सीयूटी और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके लिए के साथ साथ बाकी में भी ये हेल्पफुल है। तो हम देखते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें फिर से हम देख लेते हैं एक बार इस वीडियो में भी। तो हम देखते हैं क्या क्या यहाँ कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये कॉन्सेप्ट आएगा बीच बीच में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स हुआ जिसमें ए इंटरसेक्शन भी कुछ भी ना हो, मीन्स ए इंटरसेक्शन भी इज नल सेट या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इक्वल टू 0, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इक्वल टू 0, ये आएगा। इसको बोलने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो म्यूचुअली मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। मीन्स क्या है कि ये जहाँ म्यूचुअली में ये वैल्यू दोनों आएंगे अगर नॉन जीरो दे रखें, मीन्स जहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा वहाँ इंडिपेंडेंट की बात नहीं की जाएगी, दोनों डिफरेंट बातें हैं अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो। इसी तरीके से हमने यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लिया था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी आकर्ड, इसमें क्या सिस्टम है कि अगर ए और बी दो सेट हैं, एक ही सैंपल स्पेस के हैं, ये इंटरसेक्शन अगर मान लो हमें पता करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी आकर्ड, तो हमें क्या है बी अगर पहले हुआ है तो बी में केवल इंटरसेक्शन वाला पार्ट अफेक्टेड होगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी, या हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरीके से इनमें ये किया जाएगा मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये हम अप्लाई करते हैं, यही वाली थ्योरम है इंडिपेंडेंट इवेंट वाली, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर डिपेंडेंट है तब भी लग जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में है। ये सब इसके पिछले जो प्रीवियस वीडियो है तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दिस थिंग्स नाउ। एंड आफ्टर दैट देयर इज ए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी एक की प्रोबेबिलिटी पता करना और कई हिस्सों में है, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और कई हिस्सों में है बटी हुई है, तो उसमें हम हर एक का हिस्सा तो जोड़ लेते हैं। मीन्स मान लो E1 E2 E3 में बटा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E1। इसी तरीके से प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E2, इस तरीके से पता कर लेते हैं। इसके बाद बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम में पर्टिकुलर हमें पता करना होता है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी मान लो E1 हिस्से की निकालनी है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वेयर ए इज ऑलरेडी आकर, मीन्स ए जो लास्ट वाला है फाइनल वाला अगर दिया हुआ है और किस हिस्से की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये सब हम कर चुके हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ हमें अलग से इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तो ये बेस थ्योरम है लास्ट में, ये सब पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन ही करते हैं, नहीं फिर हमारा रिपीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर था, और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर ये फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, जिससे याद हो जाए उस क्वेश्चन से। यहाँ रिवीजन देख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 था द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए ईयर 22nd सेंचुरी
चोजन रैंडम देयर विल बी 53 संडेज, 53 संडेज। तो ये हमने बताया था कि हम अगर 22nd सेंचुरी मीन्स तो 2101 से लेकर 2200 तक, तो ये अब 2200 भी लीप ईयर माना जाता है। पहले माना जाता था लीप ईयर, जब हमारे पास ये कंप्यूटर नहीं थे, कंप्यूटराइज सारा डेटा नहीं था, बैंकिंग कंप्यूटराइज नहीं करते थे, तो ये माना गया था कि हम फरवरी 30 का लेते हैं इसके पहले। लेकिन अब जो है जो 100 ईयर्स लास्ट में 00 वाले हैं उनको लीप ईयर में 29 फरवरी का ही माना गया है, क्योंकि हमारा एक सेट पैटर्न है। तो बैंक में डिटेल्स है, बैंक में लोगों के पैसे से जमा होते हैं, तो उससे फिर जो है प्रॉब्लम ना आए, तो हर 4 ईयर्स में भी 4 से डिवाइड है, इसको लीप ही माना जाता है। तो पुरानी किताब में देखेंगे, अगर कोई पुरानी बुक है तो वहाँ पर 24 ही लीप ईयर दिया गया है एक सेंचुरी में, और एक को लीप ईयर बताया गया है। तो यहाँ पर सब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म है, केवल लीप ईयर। तो लीप ईयर 25 हो गए, मीन्स 25 लीप ईयर हैं और 75 नॉन लीप ईयर हैं। ये हमने यहाँ किया था, तो 25/100 और 75/100 नॉन लीप ईयर। तो अब इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें लेना है, इस तरीके से ये दोनों हिस्से से हो सकता है, मीन 2 पार्ट हो गए। इनका कहीं से भी हमारा जो फाइनल इवेंट है वो कहीं से भी आकर हो सकता है, लीप ईयर से भी हो सकता है और नॉन लीप ईयर दोनों से। तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इतना दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पर ई इन एल जो है फाइनल प्रोबेबिलिटी को ई ले रखा था यहाँ पर, तो इवेंट ई इन एल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसी तरीके से। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके ये मिलता था, मीन से 25। इसका देखते हैं तो इसमें कितने आ रहे हैं, तो इसमें 2/7 है। लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा बचते हैं, तो 2/7 हो जाता है। कोई भी एक संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से जो पेयर बनाते हैं, संडे मंडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से 2 पेयर मिल सकते हैं। अगर लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर मेरे एक ही पेयर होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर मान लो हमने ये लीप ईयर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर लिया, तो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन एल। इसी तरीके से अगर नॉन लीप लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर इंटू प्रोबेबिलिटी इन नॉन लीप ईयर, इस तरीके प्रोबेबिलिटी इक्वल टू। तो ये सॉल्व करके हमें मिल गया था 5/28, यहाँ ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, इसको देखते पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि फ्रॉम ए सेट ऑफ 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100, one card is drawn at random. The probability that the number obtained on the card is divisible by 6 or 8 but not 24. मीन्स जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो, तो 6 से देखते हैं 1 से लेकर 100 तक नंबर है, मीन्स 1 से 100 तक काउंटिंग है। अब इफ डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल वाले नंबर देखेंगे तो कौन कौन से हैं, 6, 12, इस तरीके से 96 तक 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 16 इंटू 6, तो टोटल नंबर 16 हो जाएंगे। इसी तरीके से कहा गया 8 से डिविजिबल, अब 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेबल 8 करेंगे, तो 8 से डिविजिबल वाले 8, 16 ये सब हो जाएंगे, तो 12 टेबल लास्ट में 90, तो ये 12 हो जाएंगे। लेकिन इसमें से इन 16 में 24, 48, 72, 24 वाले टेबल और 96, 4 नंबर ऐसे हैं जो 24 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब 4 इसमें से माइनस हो जाएगा। इस 12 में भी वो 4 शामिल हैं, तो 4 यहाँ से भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कहा गया 6 और 8 बट नॉट 24, मीन्स क्या है कि इस तरीके से ये 6 वाले मान लो डिविजिबल वाले हैं, ये 8 वाले डिविजिबल हैं, तो 6 और 8 में 16 टोटल हैं, जिसमें से 4 कॉमन हैं, तो इसका मतलब 6 से डिविजिबल वाले 12 + 4, यहाँ इसी तरीके से ये 12 तो 8, तो ये सिस्टम है कि 6 से डिवाइड वाले 12 टोटल हैं लेकिन 8 ही बचे, नहीं टोटल 16 है, 12 बचे, और यहाँ पर 12 में से 8 बचे, तो कुल मिला के कितने हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20 हैं, मीन्स 20 में से एक नंबर लेना है। नंबर ऑब्टेन्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 6 और 8, तो एक कार्ड कोई लेना है, तो 20 में से एक हो सकता है, मीन 27 है, टोटल 100 डिवाइडेड बाई 100 C1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27/100 C1 मीन्स 20/100, तो 20/100 मीन्स 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो अलग से हमने आंसर दे दिया है, क्योंकि ऑप्शन में 2/5 ये सब दे रखा है, तो 1/5 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 1/5 यहाँ पर 26 का करेक्ट चॉइस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर दे रखा है पीछे इसमें वो दे रहा है, इसको मार्क गलत कर रखा है, तो यहाँ 1/5 कर देना, क्योंकि इन्होंने 24 भी इंक्लूड कर दिया है, एक जगह इंक्लूड कर, मतलब बट नॉट 24 हटा दिया है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 27 तक तो रीड करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ए इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी बी इज नॉट इक्वल टू 1 कंप्लीट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट डिमॉर्गन्स लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट। इसका मतलब क्या है इस न्यूमरेटर को, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो यहाँ देखते हैं ये ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ सी वाला ऑप्शन सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूले से है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या है, 28 में कहा गया है इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज, ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इक्वल टू क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमने पहले ही बता दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये इफ एंड ओनली इफ है, मीन्स यहाँ दोनों है एक दोनों तरफ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। और इसी तरीके से अगर इंडिपेंडेंट इवेंट पहले से दे रखा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाइस वर्सा है, दोनों रिजल्ट हमेशा सही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स, 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के कॉम्बिनेशन लग सकता है, then the probability that exactly 2 of the 3 balls were red, the first ball being a red। यहाँ देखो कंडीशन दे रखा है कि फर्स्ट बॉल रेड होना चाहिए। जब फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी से और प्रोबेबिलिटी करती कि पहली जो बॉल लेनी है, इसका मतलब अगर रेड हमें नहीं भी आया तो उसको रख देंगे, जब तक रेड नहीं आएगा तब तक हम नहीं स्टार्टिंग ही नहीं शुरू, हमारा जो है एक्सपेरिमेंट ही नहीं शुरू होगा। तो यहाँ देखो अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स, तो 5 रेड और 3 ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास, इसमें से कहा गया पहला तो रेड होना ही चाहिए, इसकी फिक्स है, तो हमारे पास चांस क्या बचते हैं, और लेना क्या है 3 बॉल में से 2 हमें 2 ऑफ 3 बॉल्स वर रेड, तो अब क्या हमारे पास रेड भी बना, या फिर क्या लग सकते हैं, और हमें एग्जैक्टली 1-2 रेड रखना है एग्जैक्टली 2, तो पहला रेड हो गया तो आर भी हो सकता है, यहाँ पहला आर ये है ही है, या फिर पहले ब्लू मिल जाए फिर रेड, मीन्स यहाँ पॉसिबिलिटीज है 2 की, लेकिन पहले वाले के लिए कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो 2 हिस्सों में बट गया कि सबसे पहले ये रेड तो लेना ही है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1, ये श्योर प्रोबेबिलिटी आ गई, ये तो श्योर प्रोबेबिलिटी पहले के लिए है। तो अब क्या बचा कितना 7, अब 7 में से हमें कितने लेने हैं 2 लेने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि इस फिर 4 एक रेड चला ही गया तो 4 रेड बचा, इसमें से 4 रेड हैं और 3 ब्लू हैं, ये कंडीशन है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास ये आर तो पहले ये फिक्स है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इंटरसेक्शन आपका आर बी और इस तरीके से करना है, और आर इंटरसेक्शन बी आर, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है ये फर्स्ट वाले के लिए, तो यहाँ 1 श्योर इवेंट आ गया, बाकी आपको 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल ये लेना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 तो है ही यहाँ पर, इनका प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक साथ कॉम्बिनेशन लगा दो, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमें लेना कितना है 4 बचे रेड, तो 4 में से 1 लेना है, और साथ में क्या लेना है, क्योंकि आर बी प्लस बी आर करोगे या एक साथ ही इनको जोड़ सकते हो, इंटू और ब्लू कितने 3, तो इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई 7C2, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं 2 अपने आप आ जाते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6, तो 3 इंटू 6 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 4/7, तो 4/7 बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो 29 का बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 इज इन ए कॉलेज 30% स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स, 25% इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल इन बोथ, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स कितनी है फेल होने की, ये 30/100 है, 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स की कितनी है, m में ले देते हैं, दैट इज
ये आपका 25%, 25/100 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों पी इंटरसेक्शन है, ये भी दे रखा है 10% है, 10/100 है। नाउ द क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी फेल्स इन फिजिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या पता करना है कि प्रोबेबिलिटी फिजिक्स में फेल है, फेल्स इन फिजिक्स इफ सी हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स, इफ इट इज नोन दैट सी हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स अपॉन मैथ्स पता करना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन में 10/100 है, डिवाइडेड बाई मैथ्स, मैथ्स में कितना 25/100, तो 10/25, तो 5 2 5 5 जाए, तो 2/5 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 2/5 देख लेते हैं कहाँ पर है, सी इज द करेक्ट चॉइस। तो 30 का सी वाला पार्ट सही हो जाएगा। 31 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में 3 persons A B C fire a target, ABC fire a target, it turns starting with A, it turns starting with A से स्टार्ट करना है, A से स्टार्ट किया गया। Their probabilities of hitting the target is 0.4, 0.3 and 0.2। इनकी प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.3 एंड 0.2। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की है, दूसरी बी की है, तीसरी सी की है। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हिट्स इज, मीन्स अब ए का कोई लेना देना ना, किसी ने भी हिट किया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट चाहिए। मीन्स ए ने हिट किया, बी ने हिट किया, सी ने नहीं किया, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी ने हिट कर दिया, मान लो बी ने हिट नहीं किया, या फिर प्रोबेबिलिटी ए से हिट नहीं हुआ, बी सी से हिट होगा, ये चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी आप देखते हैं सबका यहाँ पर है, तो आप देखते हैं एक एक सॉल्व करके यहाँ पर देखोगे कि प्रोबेबिलिटी आई बी सी तो सब इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सभी यहाँ अलग अलग हैं। तो पहला क्या जाएगा 0.4 इंटू, क्योंकि ए बी भी 0.3 इंटू दूसरा वाला 1 माइनस 0.2 हो जाएगा, मीन्स 0.8। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है, प्लस होता रहेगा। दूसरे में क्या है ए सी, मीन्स ये फर्स्ट और लास्ट से रखना, तो 0.4 इंटू 0.2, लास्ट वाले का बीच वाले का आपको नोट कर देना है, तो 0.7 प्लस में 0. अब ये 0.6 इसको रखना 0.3 इंटू 0.2। तो इन सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ोगे तो यहाँ पहला आ गया 0.4, 0.3, 0.8, तो 4 3 जा 12, 0.96, 0.096 3 डेसिमल है। यहाँ 7 14 इंटू 4 तो आ जाएगा 56, तो 0.056। लास्ट में आ जाएगा 0.036। इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 6 6 18 आ गया, 9 1 10, 15 और 3 18, तो यहाँ जाएगा 0.188। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन था, कैलकुलेशन है थोड़ा, बाकी आसान है क्वेश्चन। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद में क्वेश्चन नंबर 32 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये आपका IIT JEE का क्वेश्चन है। इफ A and B are 2 students, their chances of solving a problem correctly are 1/3 and 1/4। इनकी करेक्ट सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3 1/4 है। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है रेस्पेक्टिवली। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेकिंग कॉमन एरर इज 1/20। ये कॉमन एरर कितना, दोनों में अगर बराबर गलती देखते हैं तो 1/20 दोनों में कॉमन एरर है। इफ दे ऑब्टेन द सेम आंसर, दोनों में आंसर अगर एक ही आया हो, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आंसर इज टू बी करेक्ट। तो आंसर करेक्ट का पूछा गया है, तो यहाँ देखो बेस थ्योरम का है, तो आपको सारी प्रोबेबिलिटीज इसको सही से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं डिवाइड कर पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, कि हमें सबसे पहले देखना है कि आंसर यहाँ क्या दे रखा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आंसर करेक्ट का पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो पॉसिबिलिटीज क्या, अगर 2 लोग आंसर दे रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि हो सकता है दोनों के एक आंसर हो, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, हो सकता है दोनों के गलत आंसर हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हो सकता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हो सकता है पॉसिबिलिटी एक का गलत हो, मीन्स ए डैश इंटरसेक्शन बी, या ये हो सकता है ए पहले का सही दूसरे का गलत हो, मीन्स दोनों में से एक। तो अब देखते हैं एक एक की प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, दूसरे के 1/4 है, तो दोनों के करेक्ट होने के यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 1/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा,
दोनों की, तो दोनों के करेक्ट होने के, दोनों के गलत होने की कितनी है, 1/3 में से 1/3 1 में से माइनस होगा तो 2/3 इंटू 3/4, 1 माइनस 1/4। और ए डैश एक का गलत है, एक का गलत है तो पहले का 2/3 इंटू 1/4, दूसरे का सही है, पहला वाला सही है मीन्स 1/3 इंटू, और दूसरा गलत है, दूसरा मीन्स 3/4। इस तरीके से पॉसिबिलिटीज हुई। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, इनको क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जगह कम है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो हमारे पास देखो पॉसिबिलिटीज यहाँ बेस थ्योरम बन रहा है, नहीं बन रहा है, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पहला क्या होगा कि आपके जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं वो क्या है, यहाँ पर 1/12, पहला हो गया 1/12, दूसरा 6/12, तीसरा हो गया 2/12 और लास्ट में 3/12। तो देखते हैं 2 3 5 6 11 और 12 तो यह 4 हिस्सों में प्रोबेबिलिटी मिल गई। मीन 4 हिस्से में प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। पहला क्या है, इवन मान लो जहाँ पर दोनों सही हैं, ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स बोथ आर करेक्ट, ए इंटरसेक्शन बी, बोथ आर इनकरेक्ट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका इस तरीके से दूसरा E2 मान लेते हैं, तीसरा E3 है कि जिसमें एक गलत है, चौथा में एक गलत है, लेकिन इस बार दूसरा वाला गलत है, सेकंड पहले वाले में पहला गलत है। तो इस तरीके से पहले की प्रोबेबिलिटी मिल गई 1/12, यहाँ हो गया 6/12 जहाँ दोनों गलत हैं, और कोई एक गलत है पहले, जिसमें पहला वाला गलत माना गया, इसके 2/12, और यहाँ आ गया 3/12। अब करें हमें चाहिए कि हमें कोई जो है सेम आंसर आने की, सेम आंसर आने की, तो सेम कहीं से भी आ सकता है। तो हम देखते हैं आंसर यहाँ पर जो फाइनल इवेंट ही मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब सेम आंसर, या ऐसे ही लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस में सेम आंसर। तो सेम आंसर का देखो क्या है, अगर दोनों से है मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम आंसर फ्रॉम E1 पहले वाले से, तो दोनों करेक्ट दे रहे हैं तो करेक्ट आंसर आएगा, मीन सेम आंसर आएगा। और करेक्ट वाले से लेगा तो 1 प्रोबेबिलिटी भाई करेक्ट आएगा, तो दोनों के सही एक ही जैसे होंगे तभी करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम आंसर दोनों के इनकरेक्ट है, तो ये दे रखा है यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर कि कॉमन कितना है 1/20, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों में अगर कॉमन एरर्स कितना है 1/20, मीन्स अगर दोनों के गलत आए तो 1/20 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम आंसर अंडर E3 मीन्स क्या है, एक कोई गलत है और एक सही है, तो दोनों में डिफरेंट है, मीन्स 0 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी तरीके से सेम इन E4, दोनों का कॉमन डोनर, यहाँ भी 0 आएगा। अब पता क्या करना है, प्रोबेबिलिटी हमें पता करना है कि आंसर इज करेक्ट मीन्स फर्स्ट E1 वेयर आंसर इज सेम, ये पता करना है। तो बेस थ्योरम लग जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू मीन्स 1 इंटू 1/12 डिवाइडेड बाई इन सबको जोड़ लिया जाएगा इंटू 1/12 प्लस में 6/12 इंटू 1/20 प्लस में इसी तरीके से 2/12 इंटू 0, 2/12 इंटू 0, और प्लस में इसी तरीके से लास्ट में 3/12 इंटू 0। तो लास्ट के तो 0 ही हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ गया 1/12, और नीचे कितना आ जाएगा 1/12 प्लस में यहाँ 6 कैंसिल कर देंगे, 6 2 जो तो 1/40 प्लस में 1/40। तो यहाँ जोड़ोगे तो 1/12 इंटू इसको 1240 का एलसीएम चलो एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 840 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 52, तो ये आ गया। तो यहाँ पर अब किसको कैंसिल कर देंगे, 40 और 12 बाउंड, ठीक है। तो 12 70 और अब और आगे कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर 2, यहाँ 26, इधर 35 नहीं 40 इंटू 12, ये कुछ गलत किया, 12 यहाँ 12 कैंसिल, 12 इंटू 40 तो 40 आएगा, इधर 800 नहीं आएगा। तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, कल इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/12 इंटू 1/12 प्लस में 1/40 आया यहाँ पर, 1/12 प्लस में 1/40। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या मिल रहा है यहाँ पर 1/12 प्लस 1/12 इंटू 40, तो 1/12 ऊपर रह जाएगा और 40 और 12 का एलसीएम नीचे आ गया, 12 इंटू 40 ये आ जाएगा। और यहाँ हम इनको देखेंगे तो 12 इंटू 40 ऊपर आएगा, 12 इंटू 40,
तो 40 बचा और नीचे इनको देखेंगे तो 52 आ गया, 40 प्लस में 12 52। तो 12 से 12 कैंसिल, तो 40/52 ये आ गया 40/52। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 से 4 10 जा और यहाँ 4 13, तो आंसर क्या आ जाएगा 10/13। तो 10/13 देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है 10/13। यहाँ पर इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पर 10/13 लिखा है। 10/13 क्वेश्चन नंबर ए, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन 10/13। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी जो है चैलेंजिंग ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इसको जरूर करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए बेल्स ऑफ अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट, करे रिप्लेस करना है। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर, यहाँ पर क्वीन, दोनों कार्ड क्वीन है। तो क्वीन कार्ड कितने होते हैं 4, तो ये कह रहा है कि तो कितना हो जाएगा टोटल 52 होते हैं, तो एक क्वीन लेने के कार्ड कितने हो जाएंगे 4/52। फिर कह रहा है विद रिप्लेसमेंट, दोबारा भी वही रख देना 4/52। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/13 इंटू 1/13, क्योंकि हमें कहा गया प्रोबेबिलिटी आप चाहिए पहला क्वीन कार्ड दूसरा भी क्वीन कार्ड क्यों क्यों मान लो चाहिए, तो और दोनों एक एक करके लेने हैं। तो यहाँ पर फिर से रख देना विद रिप्लेसमेंट, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/50। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका नेक्स्ट पेज पर मिलेगा, ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा सही रहेगा। तो नेक्स्ट में यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ही ऑप्शन सही है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखते हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ फर्स्ट वाला ही दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इफ 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, देन दे मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कभी नहीं होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इंडिपेंडेंट के केस में नॉट इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ इसमें 0 होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, तो कभी नहीं होगा। द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ए एंड बी आर इन, नहीं, डी फिर नन ऑफ दिस करेक्ट, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ पर नन ऑफ नन ऑफ दिस, ये कोई भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन इफ इट इज नोन दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस वाज लेस देन 6। अब सम ऑफ द नंबर लेस देन 6 क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। सम ऑफ नंबर में देखो 1 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, लेस देन 6 मतलब 1 4 तक ही रहेगा। 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, लेस देन 6 5 तक रहेगा। इसी तरीके से 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 4 1 हो सकता है। तो 4 और 3 7 और 3 10, 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, 10 पॉसिबिलिटीज़ होने की। अब करें द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 3, और ये पता करना सम 3 का कितना आ जाएगा। मीन्स ये मान लो ए इवेंट है, दूसरा बी इवेंट दे रखा, सम इसका 3 होना चाहिए, तो 1 2 या फिर 2 1, यहाँ 2 ही आएगा। अब कहा गया ए इंटरसेक्शन भी देखेंगे, तो इंटरसेक्शन भी में यही ये पूरा आ जाएगा, मीन्स 2 एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 और 2 1, क्योंकि दोनों यहाँ पर हैं 1 2 और ये 2 1, ये दोनों कॉमन है। तो अब पूछा क्या गया है कि 2 डाइस आर थ्रोन इफ इट इज नोन दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डाइस इज लेस देन 6, मीन्स प्रोबेबिलिटी आपको बी पहले से पता है तो ए पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी 2 है, मीन्स 2/10, तो 1/5 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 1/5। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है इफ ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 5/9, ए नॉट बी यूनियन बी नॉट 2/3, देन दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चाहिए। इसका मतलब 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, माइनस कॉमन ले लिया गया है। अब ये हमें चाहिए, तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन तो दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए यूनियन बी हमें और चाहिए, तो ए यूनियन बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन भी चाहिए, तो हमें दे रखा है ए नॉट यूनियन बी नॉट दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट बाई डी मॉर्गन्स लॉ, एक साथ ही कर देते हैं। इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन ये हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है 2/3, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, वो 2/3, 1 - 2/3 में तो 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना दे रखा है 5/9। इसका मतलब क्या हो जाए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इधर जब हम इसको जोड़ देंगे, ये माइनस वाला उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ मिल जाता है, इसके बराबर आ जाता है। तो दोनों जोड़ देंगे, मीन्स 2 - 1/3 प्लस में 5/9, इतना घटा देना इसमें, तो ये आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ जोड़ोगे तो 9 एलसीएम होगा 3, ये 3 है यहाँ पर 3 5 8, तो 1 2 - 8/9 मीन्स 10/9। तो आंसर क्या जाएगा 10/9, दोनों का सम 10 मोर देन 1 आएगा यहाँ पर, तो 10/9 मीन्स बी इज द करेक्ट चॉइस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 37, if A and B are two events such that probability of A where B is already occurred is P, probability of PA is equal to B, PB is equal to इतना, probability of P union B is equal to इतना। तो यहाँ देखते हैं probability of PA दे रखा है, PB दे रखा है, PA इंटरसेक्शन भी नहीं दे रखा है, तो probability of P इंटरसेक्शन भी, लेकिन हमें PA नॉट भी दे रखा है, तो ये होता क्या है probability of B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेर बी इज ऑलरेडी अकर्ड, इससे निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए नॉट भी दे रखा है पी है, तो ये पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन भी इतना आएगा 1/3 पी। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए कितना दे रखा है पी बी कितना दे रखा है 1/3, माइनस में यहाँ पर 1/3 इंटू पी मीन्स p/3, तो ये मिल गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन भी 5/9 है, इसका मतलब 5/9 माइनस 1/3 इसको टू p माइनस p/3 में 2π/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 5 में से 3 माइनस होगा में 2/9, तो 2/9 इक्वल टू 2π/3, तो 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो p इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो 1/3 देखते हैं कहाँ कौन सा आंसर है, तो सी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि इफ ए डाइस थ्रोन, क्वेश्चन नंबर 38 अ डाइस थ्रोन एंड ए कार्ड इज सिलेक्टेड, दोनों अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट रहेगा हमेशा, एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ द डाई एंड ए स्पीड कार्ड इज, दोनों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर का कितना हो जाएगा, 3 इवन नंबर और 3/6, तो पहले की प्रोबेबिलिटी पी मान लो इतना है, दूसरा पी डैश ए क्यू मान लेते हैं, पी डैश ही ले लेते हैं, या क्यू, चलो क्यू इक्वल टू स्पीड कितना होता है 52 कार्ड में, स्पीड कितने, हुकुम के पत्ते कितने 13, तो ये 13/52 ये दे रखा है, मीन्स 3/6 में 1/2 और 13 3 1 13 1 13 4 1/4। तो पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी हमें पता करना है कि डाइस कार्ड इज सिलेक्टेड इवन नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर होना चाहिए, एंड साथ में स्पेड कार्ड होना चाहिए, एस मान लो ये चाहिए, तो इसका मतलब पी चाहिए इंटू क्यू चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट बने, तो 1/2 इंटू 1/4, तो बेसिक क्वेश्चन है 1/8। ये आपका CUT लायक और CBSE का टाइप क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, तो 1/8 इज द करेक्ट चॉइस, मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 39, assume that in a family each child is equally likely to be a boy or a girl, a family with 3 children is chosen at random, the probability that the eldest child is a girl, given that the family has at least one girl। तो यहाँ दो इवेंट हो गया, एक सबसे पहले एल्डेस्ट चाहिए गर्ल, अभी हम सीक्वेंस मान लो सबसे बड़े, सबसे पहले गर्ल होनी चाहिए, तो गर्ल बी इस तरीके से हो सकता है, जी मीन्स ये फिक्स है, यहाँ इसको फिक्स कर देना है, तो यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज आएगी, जी बी जी हो सकता है, इसी तरीके से पहले लड़की होनी चाहिए जी बी जी मीन्स इसके जी बी जी, और क्या हो सकता है जी बी दोनों बॉयज हो सकते हैं, एल्डर्स इतना, और चौथा क्या हो सकता है जी 3 हो सकते हैं,
तो यहाँ ये फिक्स है। तो ए की 4 पॉसिबिलिटीज हैं। बी का इसी तरीके से देखते हैं। बी में कहा गया गिवन दैट एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, मतलब एटलीस्ट गर्ल होनी चाहिए, तो एक केवल तीनों बी वाला छोड़ के इसको एक नेगलेक्ट कर देना, तो 7 इसके हो जाएंगे। विचार तो यही है, इसको ये केवल रिजेक्ट हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस इतना। तो ये आपके पॉसिबिलिटीज कितनी, जी जी बी, इस तरीके से 7 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं नंबर ऑफ बी के 7 हैं। ए इंटरसेक्शन बी में यही 4 एलिमेंट ए के बराबर ही आ जाएंगे, 4 एलिमेंट। तो हमें पता क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें पता करना द प्रोबेबिलिटी दैट द एल्डेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल गिवन दैट मींस एल्डेस्ट चाइल्ड ए ऑब्लिक बी पता करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 4 हैं, क्योंकि चारों में यहाँ पर गर्ल्स दे रखा है और यहाँ एटलीस्ट 1 गर्ल होना ही चाहिए। तो 4 और टोटल बी में 7 है, तो 4/7 इज द करेक्ट चॉइस। तो 4/7 इसमें हम देख लेते हैं कहाँ दे रखा है, 4/7 डी इज द करेक्ट चॉइस। तो डी में यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 39 था। 40 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40th में दे रखा है। 40th क्वेश्चन में लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2, प्रोबेबिलिटी बी ऑफ 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी, पहले ये हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी ऑलरेडी आकर, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में 0.2 प्लस में 0.4 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा 0.4। तो ये 0 आ गया ऊपर, तो 0/0.4, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 इज द करेक्ट चॉइस, मींस डी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 41 लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी आकर 0.5, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट, ये पूछा गया है। तो यहाँ हमें जरूरत क्या पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट में जरूरत किसकी पड़ती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की, मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत है। तो यहाँ देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 0.6, तो 0.6 प्लस में 0.2 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी जो ऑलरेडी अकर दे रखा है, तो ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी में 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 दे रखा है, तो ये 0.1 आएगा, तो माइनस 0.1, तो ये आपका आ जाएगा 0.7, तो 1 माइनस 0.7 मीन 0.3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 0.3 आ गया। तो 0.3 क्या आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 0.8, तो 0.2 में 3 अपन 0.8, तो 3/8 इज द करेक्ट चॉइस। तो 3/C इज द करेक्ट चॉइस, यहाँ पर सी जो है करेक्ट चॉइस हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42 इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट एलिमेंट such that probability of A is between 1, probability of B is between 0 to 1, then which of the following is not correct? A and B are mutually exclusive, A and B not are independent, और A और B independent है तो ये सही होगा, B सही होगा, C सही होगा, B C D सही होगा, A गलत होगा, क्योंकि A म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट एलिमेंट में वैल्यू कुछ ना कुछ दोनों के आ रहे हैं, 0 है नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 आएगा नहीं, ये नॉट 0 आएगा, इसका तो नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। वेयर एज हियर इन द ऑप्शन ए दे रखा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो पूछा गया नॉट करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट चॉइस, ए इज नॉट करेक्ट, दैट इज द करेक्ट चॉइस, नॉट करेक्ट से पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज ए क्वीन, गिवन दैट, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लो क्वीन, तो क्वीन के कितने 4 कार्ड होते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कार्ड टू बी स्पेड के कितना, बी इवेंट कितने स्पेड के 13 होते हैं, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, मीन्स स्पेड का क्वीन, मीन्स क्वीन ऑफ स्पेड, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा।
तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन में है गिवन दैट अ पिक्ड कार्ड इज ए क्वीन, मीन्स ए, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज लार्जर कार्ड चाहिए, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए 4 दे रखा, मीन्स 1/4, तो 1/4 इज द करेक्ट चॉइस, तो सी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। ए कोई इवेंट है, ए है नंबर ग्रेटर देन 3, और डाई इज थ्रोन वंस, तो ग्रेटर देन 3 में क्या आ जाएगा, 4 5 6, 4 5 6, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। बी बी द इवेंट दैट द नंबर इज ऑब्टेन्ड लेस देन 5, बी को इवेंट दे रखा है, मीन्स 1 2 3 4, 4 इसमें कॉमन है दोनों में। तो पूछा गया देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, ये पूछा गया है। तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए मीन्स 3/6, प्लस में 4/6, माइनस में कॉमन क्या है, 4 दोनों में कॉमन, -1/6, तो दैट इज 6/6, तो 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1, तो 1 इज द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी इसका 1 आ जाएगा, तो 1 इज द करेक्ट चॉइस। अब 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 1 यहाँ 44 का 1 दे रखा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉम ए सेट, फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 टू नंबर्स ए एंड बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, दोनों अलग अलग होने चाहिए, 1 1 नहीं ले सकते हो, रिपीट नहीं करना नंबर, आर चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी इज इंटीजर, मीन्स नीचे डिवाइड करने पर जो नंबर है वो डिवाइड हो जाना चाहिए, डिविजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। तो ए आपका क्या होना चाहिए, बी की टेबल का होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हो 2 1, 1 1 ले नहीं सकते क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी कंडीशन दे रखा है, तो 2 1 लेना है, 1 तो सबके साथ ले सकते हो, 3 1 हो जा सकता है, 4 1 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, ये हम ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं 4 2 ले सकते हैं, तो टोटल और हम नहीं ले सकते, 3 की टेबल का कोई नहीं, 4 का 2 हो ही गया, ठीक है, तो ये नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4 और 5 नंबर ले सकते हैं, तो टोटल हमारे पास 5 यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पर 5 मिल गया। अब कहा गया है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, 2 नंबर लेने हैं आउट ऑफ 5, तो 5p2, क्योंकि उनका उल्टा पुल्टा कोई भी पहले लिया जा सकता है, तो परमोटेशन भी रहेगा, तो 5p2 मतलब 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 5 इंटू 4 मीन्स 5c2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 5 इंटू 4 मीन 20 आ जाएगा, 5 इंटू 4 20 आ जाएगा भैया, 5c2 कर दो, 5c2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा, 2 5 में से 2 लिया, 2 फैक्टोरियल कर दिया, एक ही बात है दोनों, तो 5c2 का मतलब हो गया 5 इंटू 4 अपान में 2 इंटू 1 इंटू 2, तो यहाँ 2 2 20 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 5 और नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है 20, तो 5/20 दैट इज 1/4, तो 45 का आपका ऑप्शन कौन सा है 1/4, बी इज द करेक्ट चॉइस, तो बी यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, यह हमारे वीडियो का सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम असर्शन रीजनिंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। दे रखा है मैपिंग इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 to 10, 1 to 10 या नंबर है 1 2 3 इस तरीके से 10 तक नंबर है, और इटसेल्फ कहा गया है बी सेट, कोडोमेन सेट भी यही है 1 2 से लेकर 10 तक, तो कहा गया द प्रोबेबिलिटी दैट द मैपिंग सेलेक्टेड इज इंजेक्टिव, अब इंजेक्टिव यहाँ से कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ इवेंट्स आपका पता चल गया, इंजेक्टिव मतलब 1 1, तो ये आपका फैक्टोरियल 10 होता है, अगर यहाँ बराबर बराबर नंबर है तो n फैक्टोरियल, अगर इसमें ज़्यादा है बी में ज़्यादा है अगर कोडोमेन में, तो यहाँ पर ऊपर मतलब एन पी एम इस तरीके से आ जाता है, अगर यहाँ n ज़्यादा है और m कम है, m कम तो होनी चाहिए नहीं फिर 0 आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने बन जाएंगे 10 यहाँ दे रखा है, तो 10 to the power 10, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाएगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा 10 to the power 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 10 to the power 10, यहाँ कैंसिल भी हो सकता है, फैक्टोरियल 10 का मतलब है 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और नीचे क्या आ जाएगा 10, एक कम कर सकते हो 10 इंटू 10 पावर 9, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 10 to the power 9, तो बी इज द करेक्ट चॉइस, तो बी यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो वीडियो लेक्चर 1 था, इस लेक्चर 13.1 में, इसमें हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 25
जो वीडियो लेक्चर ये हमारा 13.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से और हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक कवर किया है। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर 13.3 होगा उसमें हम और क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के और फिर केस बेस्ड के करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का लोग सुन के भी और इसको जितना मेरा है कर लें, तो उनको कभी भी क्वेश्चन जो CUT है, ठीक है, IIT JEE का मेन है या NDA है, इन सब में कोई दिक्कत ना है, इसको बहुत आसानी से कर सकें। और CBSE पे तो आसानी से हम कर ही सकते हैं, तो हम क्वेश्चन उसी के लेकर टारगेट बना ही रहे हैं। तो अब ये हमारा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और ओके, थैंक यू।